जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया में महायुद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। ईरान आक्रामक कार्रवाई लगातार पूरे ही गल्फ रीजन पर कर रहा है और ईरान ने गुस्से में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद किया, जिसका नतीजा ग्लोबल इकोनॉमी पर, ऑयल सप्लाई और इस पर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले चाइना को इजाजत दी वहां से निकलने की, लेकिन अब भारत को भी ईरान ने कहा है कि भारत भी वहां से, भारत की यानी कि शिप्स भी गुजर सकते हैं। सिर्फ यूएस, इजराइल और जो यूरोपियन शिप्स हैं वो वहां से नहीं गुजरेंगे। और आप सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 30% ग्लोबल ऑयल जो है वो गुजर कर जाता है, जिसका पूरे ही और दुनिया पर इसका असर पड़ता है। अब रशिया से भी यहाँ पर ऑयल लेने की बात हो रही है। रशिया ने भी कहा है कि हमारे जो जहाज घूम रहे हैं ऑयल के, वो हम भारत को देने के लिए तैयार है, भारत वो ऑयल ले सकता है। और अमेरिका भी कहता है कि हम भारत को 30 दिन की और मोहलत देते हैं। यूएस कह रहा है कि भारत 30 दिन तक रशियन ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उसको हमसे भी तेल खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर भारत के लिए कितने सारे ऑफर्स आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डोमेस्टिक आप देखें या फिर गल्फ रीजन में देखें, कतर ने भी एलएनजी जो अपना प्लांट है, सारी चीजें सप्लाईज और सारी चीजें गैस अपने बंद कर दी हैं। गुजरात में आ जाते हैं, अडानी ग्रुप की बात करते हैं। अडानी ग्रुप ने भी जो गैस प्राइसेस हैं वो ट्रिपल कर दिए हैं। और उसके अलावा और हम बात करते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज की, तो आप ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो किस तरह से गैस और जो अपनी एनर्जी है उसको किस तरह से ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में उसने किस तरह से पहले से ही, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की बात करें, फॉरेन पॉलिसी, जो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि हर दिन मोदी जी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, तो आज जब इस तरह की आपातकाल की स्थिति है, वेस्ट एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और एनर्जी क्राइसिस है, तो ऐसे में किस तरह से भारत के पास ऑफर्स हैं, ये उसी का नतीजा है। और अगर हम देखते हैं कि इससे आगे जो स्थिति बन रही है और कैसे भारत इस सब से निकल पाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक हमने देखा था कि लोगों में पैनिक था, लोगों को लग रहा था कि बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि हमारी तैयारी है, 25 से 30 दिन का ऑयल हमारे पास है। और अब देखिए सभी की तरफ से भारत को तेल देने की ऑफर आ गई है। उमेश जी से बात करेंगे आगे थोड़ा सा इस पर विस्तार से। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, ईरान गुस्से में है, पहले चाइना को इजाजत थी, अब भारत को भी इजाजत दे रहा है। कहता है यूएस, इजराइल और यूरोपियन शिप्स नहीं गुजरेंगे। किस तरह से देख रहे हैं? फिर रशिया भी कह रहा है कि हमारा ऑयल ले लो, यूएस भी कह रहा है ले लो रशिया से, लेकिन हमारा भी ले लो। ये मतलब अजीब स्थिति बनी हुई है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है ना अंबर जी, वहां से विश्व का 20 से 25% जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है। भारत का वहां से 50% एक्सपोर्ट होता है। जो हमारा जो हम इंपोर्ट करते हैं, 50% वी इंपोर्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड गल्फ। और अब ये एक तरह से भारत की एनर्जी सेक्टर की लाइफलाइन है। और ईरान ने हमको ऑफर दे दिया है कि आपकी जो शिप्स है वो पास हो सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उन्होंने बोला है कि सिर्फ जो वेस्टर्न शिप्स है और इजराइल की शिप्स उसको ब्लॉक किया जाएगा। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है और हमें अलाउ किया है। सबसे बड़ी बात है कि 2022 से पहले हम रशिया से 2% ऑयल लेते थे अपनी एनर्जी नीड्स। भारत एवरी ईयर एवरी डे उसको 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। रशिया से हमने ये जो मात्रा थी वो 40% तक पहुंच चुका था लास्ट ईयर। और अभी हमने उनको यूएस के दबाव में 40% से 20% किया। जब हाई में हमने उनसे एक टाइम पे 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल खरीदा था, जो आज भी 1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल हमारे पास है। अब रशिया ने बोला है कि हमारी जो एक्सेस सप्लाई हमारी पड़ी हुई है, बाकी शिप्स में पड़ी है, हम उसको रीरूट कर देंगे भारत की तरफ से। रशिया का जो ऑयल है जो उनके टैंकर्स में घूम रहा है विश्व में, वो 9.5 मिलियन बैरल्स घूम रहा है, वो भारत को सप्लाई कर देगा।
अभी अमेरिका ने बोला है भारत को कि हम आपको 30 दिन का वेवर देते हैं कि आप रशियन ऑयल खरीद सकते हैं, क्योंकि ईरान वॉर के कारण एक तरह से ग्लोबल एनर्जी शॉक आ सकता है। इस पर उन्होंने ये भी भारत के सामने शर्त रखी है कि हमें अमेरिकन ऑयल भी खरीदना पड़ेगा। देखिए अमर जी, अब ईरान जो है, जो सऊदी की रिफाइनरी अरामको पर उन्होंने हमला किया है, इराक की रिफाइनरी पे हमला किया है, इराक ने भी अपने जो प्रोडक्शन जो है वो कट कर दिया है। और अब देखिए कि कतर एनर्जी ने अपनी जो गैस आउटपुट है वो एक तरह से उन्होंने बंद कर दी है, और बताया जाता है कि 2 वीक्स के लिए बंद की है, और वापस वो प्रोडक्शन, आज का प्रोडक्शन लाने में उनको एडिशनल 2 वीक्स लगेगा। तो 1 महीने तक कतर का गैस ग्लोबल मार्केट से आउट हो चुका है, और इसके कारण ग्लोबल एनर्जी शॉक्स चालू हो गए हैं। देखिए ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे भारत के अंदर अदानी ने जो गैस है उसके दाम बढ़ा दिए हैं इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए, वो उन्होंने 3 गुना कर दिए हैं। और ये भी देखिए भारत के अंदर जो MRPL है, मैंगलोर रिफाइनरीज पेट्रोलियम लिमिटेड, जो हर दिन 3 लाख बैरल पर डे जो ऑयल प्रोसेस करता है, उसने अपनी रिफाइनरी बंद कर दी है। भारत के अंदर जो टाइल जो है, मोरबी के अंदर टाइल बनती है, वहां पर इंडस्ट्री पे फर्क पड़ रहा है, और वहां पर कम से कम बहुत सारे 50 से 100 यूनिट तो इमीडिएटली बंद हो चुके हैं। अब देखिए ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुका है, ग्लोबल फ्राइट कॉस्ट बढ़ चुका है। अब ये देखिए LNG जो शिपिंग रेट था वो 650% बढ़ा था, बढ़ चुका है। 40,000 था ये दाम, 40,000 USD था, वो अब बढ़ के 300,000, 3 लाख USD हो चुका है। ये एक तरह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई शॉक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए कि भारत अपनी 89% जो अपनी ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, और गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है अपने, अभी उन्होंने जो ऑल्टरनेटिव भी चालू कर दिए हैं देखना। अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बोल दिया है कि हम आपको ऑयल देने के लिए तैयार हैं। भारत एक तरह से अभी 195 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो है गैस इंपोर्ट करता है, और कतर का इसके अंदर अराउंड 60 MMSCMD है। तो 1/3 जो प्रोडक्शन है भारत का, जो इंपोर्ट है वो कतर से होता है। तो भारत उसके लिए भी बातचीत चालू कर दिया है। और भारत पे अभी कनाडा के राष्ट्रपति माइक कार्ने आए थे, और उन्होंने भारत को अश्योर किया है कि हम यूरेनियम डील भी देने को तैयार है, आपको LNG सप्लाई भी करने को तैयार है। कनाडा के पास वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट जो गैस रिजर्व्स है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी भारत को हमें LNG सप्लाई करने को रेडी हो चुका है। रशिया ने भी बोल दिया है कि हम आपको LNG सप्लाई कर सकते हैं। और अब देखिए लास्ट ईयर मोदी जी की सरकार ने अमेरिका के साथ डील की थी, जब सैंक्शन लगा था, जब हमने यूएस से अपना 10% जो LPG गैस है वो इंपोर्ट करने का फैसला किया। भारत का जो एक्सपोर्ट और भारत का जो इंपोर्ट बास्केट वेल डाइवर्सिफाइड है। टुडे वी आर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अराउंड 45 कंट्रीज। वैसे ही गैस भी हम बहुत सारे कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। कहीं भी अगर डिसरप्शन होता है, भारत उसके हिसाब से अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर उसकी सप्लाई कभी भी बढ़ा सकता है। तो हमें अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रूड ऑयल एंड LNG हमको मिलता रहेगा। ये भारत की डिप्लोमेसी का एक तरह से आपको मानना पड़ेगा। देखिए ईरान रेडी हो चुका हमसे, ठीक है, रशिया हमसे रेडी हो चुका, अमेरिका बोल रहा है कि हम आपको वेवर देते हैं पर हमसे भी आप ज्यादा लीजिए। कतर ने अपना LNG बंद कर दिया तो क्या हुआ, भारत बोल रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ले लूंगा, और लास्ट ईयर हमने यूएस के साथ डील कर ली। जब और आप ये देखिए रशिया भी हमको देने को तैयार हो गया। ये एक तरह से हमारे पास आज ऑप्शंस है, हम लोगों के साथ बेस्ट डील ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर डाइवर्स ऑप्शन होते हैं, आप नेगोशिएशन कर सकते हो। दिस इज द थिंग व्हाट इंडिया हैज डन।
देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा जो इस तरह का आपातकाल है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सब में एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर बन रहे हैं और एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो बंद होना है वो ग्लोबल एनर्जी शॉक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उमेश जी, अभी तो ये है कि जो ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं और भारत के सामने ऑफर्स है, लेकिन अगर ये लंबा चला तो हालात खराब हो सकते हैं। देखिए, हालात तो खराब होने के ही हैं, क्योंकि जो क्रूड $65 था वो $85 पहुंच चुका है और गैस के दाम तो तिगुना हो चुके हैं। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स तो बढ़ेगी, पर सबसे बड़ी बात है कि आपको सप्लाई मिलती रहेगी। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट आप नोट कर लीजिए। आपको पैसा जरूर ज्यादा देना पड़ेगा, पर वहां पर जो बोलते हैं कि सप्लाई साइड शॉक्स जो होने वाले हैं, उसको भारत सरकार पहले एड्रेस कर रही है। फिर बाद में वो जिस कंट्री हमें बेटर टर्म्स देगी, भारत उनके साथ नेगोशिएशन करके बेस्ट प्राइसेस निकाल लेगी। अभी मार्केट में कहां पर अवेलेबिलिटी है, जो दाम में मिल रहा है उस दाम में खरीदना पड़ेगा। फिर बाद में जैसे जैसे स्थिति सुधरेगी, हमारा भी इंपोर्ट बिल कम होता जाएगा, हम बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे। दिस इज द वे ग्लोबल मार्केट वर्क्स। ये पूरा सप्लाई और डिमांड का एक खेल है अंबर जी। पर गवर्नमेंट को पहले से ही मालूम था कि ग्लोबल एनर्जी शॉक्स आ सकता है। इसके कारण भारत ने अपना जो इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल का, वो 43 कंट्रीज टू 45 कंट्रीज के साथ कर रहा है। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी बाय द गवर्नमेंट। एक तरह से दूरदर्शिता, फोरसाइटेडनेस ऑफ मोदी गवर्नमेंट को वी शुड अप्रिशिएट इट। इवन यूएस के टाइम पे जब सैंक्शंस लगे थे, हमने उनके साथ गैस की डील कर ली थी। ये देखिए, ये डील हमने नवंबर में की थी जब सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा हुआ था। हमने कमर्शियल कंसिडरेशन देखा, हमने वहां पर एक तरह से भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डाइवर्सिफाई सोर्सेस रखनी जरूरत थी। इसके लिए वी हैड डन अ डील विद द अमेरिकन्स। बिल्कुल। और अब जो पहले की डील्स हैं, आज उनका नतीजा नजर आ रहा है किस तरह से जो ग्लोबल शॉक मिला है उस शॉक को भारत किस तरह से मैनेज कर रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन उमेश जी, आम आदमी तक ये जो पैनिक है और इसका असर है वो भी पहुंचता जा रहा है, लोग काफी परेशान है। तो कब तक स्थिति भारत के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मल हो पाएगी? देखिए, अभी तो ये युद्ध चलेगा कम से कम, जो अंदेशा नजर आ रहा है सितंबर तक रख चल सकता है। और मैंने हमेशा बोला है कि अभी जो क्रूड $65 है, जब तक इसको 3 डिजिट के ऊपर नहीं लेके जाते हैं, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला। एक तरह से युद्ध किया ही जाता है ताकि एनर्जी के ऊपर कोई एक तरह से डिसरप्शन आए, ग्लोबली इंस्टेबिलिटी हो, और ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इंक्लूडिंग अमेरिका प्लस रशिया, इन सबको फायदा होने वाला है। और इस सब में ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा जियो इकोनॉमिक्स होता है, जिसमें कंट्रीज जो है साथ में मिलकर डिसीजन लेती है। सब लोगों को विनर इमर्ज करना है इस वॉर के अंदर सब। और यही देखा जाएगा, अगर डील जल्दी हो जाती है कि 100 से नीचे नहीं जाएगा, तो इमीडिएटली कल भी बंद हो सकता है। और अगर लगे कि किसी को ही बोले कि नहीं मुझे $125 करना है, तो थोड़ा और ज्यादा चलेगा। पर ये $100 एक तरह से नया नॉर्मल बनने वाला है। और देखिए, एक और एक चीज है, यूएस ने भी हमको 30 डेज का वेवर दिया है, तो मतलब 30 दिन तो वो बॉम्बिंग करेंगे। ये ये एक तरह से उन्होंने भी प्लान बना लिया है, मन बना लिया अपना। मतलब ये कह सकते हैं कि जो वेस्ट एशिया में ये महायुद्ध है ये लंबा चलने वाला है, अभी इतनी जल्दी ये पीछे नहीं हटने वाले, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जीसीसी थोड़ा सा फ्यूरियस है और जितना हमें गल्फ नेशंस में गुस्सा नजर आया, क्या दबाव बन सकता है अमेरिका पर कि वो युद्ध में पीछे हटे? देखिए, अभी तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने एक तरह से असिमेट्रिकल वॉरफेयर चालू कर दिया है। उन्होंने गल्फ की जो रिफाइनरीज है उसको टारगेट किया है। प्रोडक्शन बंद हो चुका है। गल्फ की जो कंट्रीज है, इनकी लाइफलाइन है क्रूड ऑयल और गैस का प्रोडक्शन। वो ही अगर बंद हो जाता है तो उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक तरह से डेंट होता है। भारत के हिसाब से आप देखिए कि न्यूज आ रहा है कि अगर $10 भी अगर बढ़ जाता है तेल का दाम,
हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0.5% इफेक्ट होती है। अभी तो $20 बढ़ गया है, तो 1% हमारी जीडीपी ग्रोथ कम होने वाली है। ये एक तरह से भारत के लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है। ये युद्ध ज्यादा नहीं चलना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इसके जल्दी सुलझने के कोई आसार है, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि हमारे पास अभी हमने अपनी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल खैबर है उसको हम निकालेंगे, और आप अभी ईरान के अनटेस्टेड जो हमने वेपन्स दिखाए नहीं है वो सब यूज होगा, और अमेरिकन बेसिस पे फर्दर हमला करेंगे, रिफाइनरीज के ऊपर भी करने वाले हैं। तो ये जल्दी से ये वॉर खत्म नहीं होने वाला है। सही रहा है कि ये वॉर जल्दी तो नहीं खत्म होने वाला है, लेकिन जितना ये वॉर चलेगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को शॉक मिलने वाला है, और उस शॉक के जो झटके हैं वो अभी से महसूस होना शुरू हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है ग्लोबल पीस के लिए, या फिर हम इकोनॉमी की बात करते हैं उस सब के लिए। भारत इस शॉक को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक कर पाता है, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो स्थिति भयावह हो सकती है। उमेश जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम जी, बहुत धन्यवाद।